अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI की हदायत पर इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज और मुमकिन तौर के ऊपर एक धरने के लिए आज दोपहर पेशावर से रवाना हुए। उसके बाद वो बुरहान इंटरचेंज के करीब उनका काफिले ने पड़ाव डाला हुआ है। अभी तक वो यहाँ तक तो नहीं पहुँच सके, ना ही इस्लामाबाद में किसी और तरफ से कोई काफिला दाखिल हो सका है, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने डी चौक पर जमा होने की कोशिश की। सिर्फ यही नहीं बल्कि बानी PTI की दोनों बहनें भी डी चौक पर पहुंची, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दीगर कारकुनान भी वक्फे वक्फे के साथ मुख्तलिफ मकामात पर निकलते रहे। पुलिस पर उन्होंने पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस की जानिब से न सिर्फ रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया बल्कि भारी आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। दिन भर ये सारा सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते, तकरीबन 24 से ज़ायद मकामात हैं, मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता शब से बंद हैं। इस हकीकत के बावजूद कि बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह पैगाम दिया गया कि अक्टूबर के महीने में SCO की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, मुमकिन तौर के ऊपर चीन के वज़ीर-ए-आज़म की आमद भी इस्लामाबाद में होनी है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी इस्लामाबाद में थे, तो आप अपनी मज़ाहमत की सियासत को कुछ दिनों के लिए उसमें तवक्कुफ़ कर लें। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी और अपने कुछ मकासद को हासिल करने के लिए तमाम तर तवानाई इस बात पर सर्फ कर दी गई है कि डी चौक में हर सूरत पहुंचना है। सिर्फ यही नहीं, आज डी चौक तो कल लाहौर के लिए लाहौर में एहतजाज की कॉल दी गई है। नाज़रीन, बात करेंगे कि कोई भी सियासी जमात हो, मुल्की मफादात से बढ़कर उसकी सियासत नहीं हो सकती। 2014 का मंजर हो, जब उस वक्त धरना दिया गया जिसके नतीजे में चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ। उसके बाद और भी बहुत से मौक़े आए जब 2022 में सऊदी क्राउन प्रिंस की आमद मुतवक्की थी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान होना था। उस वक्त भी एहतजाज की अनाउंसमेंट हुई और वो दौरा मुअख्खिर हो गया था। आखिर क्यों उस लम्हे जब मुल्क की डायरेक्शन, मुआशी सिमत, मुल्क की सफारती सिमत दुरुस्त होने का वक्त आए, तो उस वक्त अचानक इतने बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ बताएंगे आपको कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी 7 अक्टूबर को तलब की है, जिसमें यौम फ़लस्तीन मनाने के साथ साथ दीगर सियासी जमातों से बातचीत भी की जाएगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस APC में शिरकत करेगी? और उसके साथ साथ आपको कुछ अहवाल बताएंगे कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 26वीं आईनी तरमीम की राह तो हमवार हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिवली सारे सियासी मंजरनामे के ऊपर अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग के साथ संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान। उनके साथ एक्सक्लूसिव डिस्कशन करेंगे। लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में तो मेरे साथ मौजूद नहीं होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब, वो स्काइप पर होंगे। चूँकि PTI के एहतजाज की वजह से तमाम रास्ते बंद थे और ख्वाजा साहब स्टूडियो नहीं पहुँच सके। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, सारा दिन जो सूरत हाल रही, आपने सारी सूरत हाल को आपने बगौर देखा होगा। जो इस्लामाबाद के अंदर जो सरगर्मी होने जा रही हैं, जिस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 1997 के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है, PTI ने क्यों ऐसा मुनासिब समझा कि हर सूरत इस मौके के ऊपर उस डी चौक में पहुंचना है जहां कानूनी तौर के ऊपर एहतजाज करना, जमा होना, इकट्ठे होना मना है। कानून की खिलाफ वर्जी होगी, कानून बन चुका है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमने हर सूरत यहां पर पहुंचना है। क्या इस प्रेशर से वो कोई बड़ा सियासी फायदा हासिल कर सकते हैं? भट्टी साहब, पहली बात तो यह है कि बानी PTI जो है, इनका ख्याल था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये सेटअप है, चल नहीं सकेगा, मुआशरत बेहतर नहीं कर सकेंगे। लेकिन हुआ ऐसा है कि महंगाई भी कम होगी और मुआशरत भी बेहतर हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी काफ़ी कमी आई, स्टॉक एक्सचेंज भी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। और खारजा मुल्क पर आपने देखा जैसे कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आए, अभी SCO कॉन्फ्रेंस जैसे कि आप बता रहे हैं कि 25 साल बाद ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में। चाइना के प्राइम मिनिस्टर सदर भी आ रहे हैं इधर। तो ये सारी चीजें उनको ये लगा कि ये हुकूमत तो स्टेबल हो गई, ये निज़ाम तो चल पड़ा है, अब किसी तरीके से इस निज़ाम को डिट्रैक्ट किया जाए, इस मुल्क को बहरान का शिकार किया जाए। इस वक्त भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं कि जो इजराइल है वो उम्मत मुसलमान पर इस वक्त हमलावर है। लुबनान, फलस्तीन, आप देख रहे हैं कि ईरान पर भी हमले कर रहा है, बाकी ममालिक पर भी उसने अटैक किए हुए हैं। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, मेरे ख्याल में बानी PTI किसी ऐसी ही सिचुएशन की तलाश में रहते हैं हमेशा से। जी, आपको याद होगा जब 2014 का आपने जैसे कि हवाला दिया है कि उस वक्त भी जब चीन के सदर आ रहे थे पाकिस्तान, तो उन्होंने इस दौरे को सबताज करने की कोशिश की थी। वो ये समझते हैं कि मैं अब के
एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं कर रही, सियासी जमातें भी उस तरह मुझे भाव नहीं दे रही। तो ये जो मैं ब्लैकमेलिंग का जो टैक्ट है वो यही है कि इख्तिजाज करके हुकूमत को मफलूज किया जाए, जैसे डी चौंकाने की कॉल दी गई है। हमने सारा दिन देखा, कोई भी नहीं निकला इस्लामाबाद पिंडी में से। अभी वो जो वजीर आला पख्तूनख्वा से एक जी। काफिला लेकर आ रहे हैं जो अभी तक रास्ते में है। पंजाब से तो मुझे लगता है कोई लोग लेकिन नहीं, खान ना साहब, दिन लाहौर भर से कोई पाकिस्तान आया, तहरीक इंसाफ के श्रीनगर से कारकुन तो कोई बुरी आया। तरह से शेलिंग का सामना करते रहे, लेकिन खान साहब माजी पाकिस्तान की सियासत की माजी के ऊपर नजर दौड़ाएं तो क्या कभी किसी सियासी जमात ने मुल्की मफादात के ऊपर अपने जाती या अपनी जमात के मफाद को मुकद्दम तस्वर किया है? कभी ये कोई ऐसी एग्जाम्पल सामने आई है इससे पहले? नहीं भट्टी साहब, मैं समझता हूँ, मैं बारहा कहता रहा हूँ अपने तजियों में कि आप रियासत और सियासत को अलग-अलग करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछली बार जब आपने आईएमएफ का एक प्रोग्राम था तो उस वक्त एक सूबाई हुकूमत के वजीर खजाना जो है उन्होंने खत भी लिखा, यानी कि वो उन्होंने ये समझ लिया है कि हमने इस मुल्क को नाकाम करना है तो फिर हमें मौका मिलेगा। ये बड़ी गलत सोच है, इसको अल्टीमेटली कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि बानी पीटीआई से अपना मजीद नुकसान करेंगे। अगर ये समझते हैं कि इस तरह वो रिहा हो जाएंगे जेल से, तो ये बड़ी खाम ख्याली होगी। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, जी। अगर उन्होंने अपने मनसब का ख्याल न रखा, जैसा कि वो आज पूरी सूबाई हुकूमत की मशीनरी लेकर वो सड़कों पर रवा दवा हैं, मुझे ये बताइए, ये जो सूबाई हुकूमत के असासे हैं ये कब से हो गए हैं पीटीआई के? ये जब पीटीआई जमात के असासे हैं, ये सारी अच्छा मशीनरी खान लेकर साहब, इधर अपने आ रहे हैं। नाज़रीन के तो साथ मेरे हम ख्याल शेयर में करते तो जाएं, जीटीवी न्यूज़ पे हमने ये खबर ब्रेक की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो इस वक्त किरदार है, जो रावलपिंडी के अंदर आने की उन्होंने कोशिश की एहतजाज के लिए, लाहौर के अंदर भी उनके रोल को ऑब्जर्व किया गया, और आप आज इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की उन्होंने कोशिश की। इस मकसद के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो रोल है उसका तयन किया गया है कि वो आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है और मुमकिन तौर के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस के ऊपर गौर किया गया है। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से अब फेडरल गवर्नमेंट ने, सदर मुमलिकत ने भी तय कर लिया कि इनफ इज इनफ, अब कोई एक्शन करना होगा? जी नाज़रीन, यहाँ पर ख्वाजा मतीन हैदर साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे, जिनके साथ इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम की वजह से डिसकनेक्टिविटी हुई है। लेकिन जो आप इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे थे आपके साथ कि जिस वक्त बड़ा संगीन मामला है, जहाँ पर इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, वहीं पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो किरदार है उसका बहुत तफसीली उसका जायज़ा लिया गया है। अटार्नी जनरल पाकिस्तान से उसके ऊपर बातचीत की गई है, उनसे मुशावरत की गई है, वज़ारत कानून के माहिरीन से बात की गई है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो मुसलसल वो अपने आइनी और कानूनी मैंडेट से ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। मज़ीद उसकी इस हवाले से शायद इंतज़ार न करे फेडरल गवर्नमेंट, और जो आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल को बेहतर बनाना है, उसके हवाले से जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत ICT में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर पाक फौज के दस्ते तैनात करने का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आज रात 12 बजे से न सिर्फ रेड जोन और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए जाएंगे। सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी ये कन्फर्मेशन हुई कि खैबर पख्तूनख्वा से भी सिक्योरिटी की इजाफी नफरी तलब की गई है, चूँकि आइंदा दिनों में एक अहम चीनी एक गवर्नमेंट ऑफिशल्स की इस्लामाबाद आमद मुतवक्की है और उसके बाद SCO के इवेंट है जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सफारती सतह के ऊपर, और उसके साथ साथ खित्ते के इलाकाई जो मामलात हैं, जो खित्ते की जो सारी सूरत हाल है मुआशी भी उसके हवाले से, और उसके साथ सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर ईरान, रूस और अफगानिस्तान और सल्टन एशियन स्टेट समेत मुख्तलिफ ममालिक यहाँ पर बैठ के सारे मामले का जायज़ा लेंगे। तो ऐसे मौके के ऊपर सिक्योरिटी तो पाक फ़ौज के दस्तों के हवाले की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो सूरत हाल क्रिटिकल हो चुकी है उसको हैंडल करने के लिए ये सारा कुछ सामने है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो नुमाइंदा हैं आसिया कौसर, उससे अगर हमारी टीम कनेक्ट कर सके और हम उनसे जान सकें कि इस वक्त डी चौक में और चाइना चौक के पास इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है, उनसे कुछ तफसील भी हम कुछ देर में लेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन दिन भर जमा होने की कोशिश करते रहे उनको मुंतशिर करने के लिए क्या इकदाम किए गए। हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर आसिया कौसर से रब्ता कर सकें, उनसे तफसीलात भी हम हासिल कर सकें। लेकिन ये बात तो अब तक बिल्कुल वाज़े है कि जहाँ पर इस सूरत हाल को हैंडल करने के लिए जहाँ पर
जिस तरीके की सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए थे, अभी तक कोई काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हो सका। लेकिन इसके साथ साथ जो आने वाले दिनों के मामला हैं, हुकूमत ने उन पर भी तवज्जो मरकूज कर ली है। बिलखसूस 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने तमाम तर इंसानी, इखलाकी और कवानीन, इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गज़ा के ऊपर शदीद किस्म का जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसके नतीजे में अब तक 50,000 के लगभग मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से जहाँ पर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम ने मुलाकात की और ये मुतफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि हुकूमत पाकिस्तान 7 अक्टूबर को यौम फ़लस्तीन मनाने के साथ साथ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा और इस मौके के ऊपर तमाम सियासी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। और लेकिन अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी या नहीं, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। लेकिन 7 अक्टूबर को यौम फ़लस्तीन भी मुल्क भर में मनाया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिस्कशन करेंगे कि सारे तनाजुर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क की सियासत में किरदार है और नून लीग जो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है, उनके साथ पंजाब के अंदर मामलात कैसे चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो बहुत सी अफवाहें थी कि बिलावल जो एक फ्रंट एंड से मुअस्सर रोल प्ले कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल सकते हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है, ये सब सवालात करेंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी और आइनी कशमकश हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इस सारे क्राइसिस के अंदर जिसको हैंडल करने के लिए बुनियादी रोल तो मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट एंड से इस मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, वो सियासी मामलात हों या आइनी मामलात हों। बिलावल भुट्टो भी हमें अक्सर बेशतर हर जगह पे बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। एक जानिब पीपल्स पार्टी नून लीग को इन मसाइल से निकालने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ही पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देते हुए भी दिखाई दे रही है। यकीनी तौर आप जान गए होंगे कि गवर्नर पंजाब जो पंजाब हुकूमत के ऊपर जो भी अक्सर उनके इकदाम हो, जहाँ वो समझते हैं कि उन्होंने अच्छे इकदाम नहीं किए, कहीं कोई उसके अंदर कोई कमी बेशी है, तो बहुत सख्ती से उसके ऊपर न सिर्फ वो आवाज़ बुलंद करते हैं बल्कि उनकी समरियाँ भी पंजाब गवर्नमेंट की रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि पंजाब के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम तर सपोर्ट के बावजूद पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक स्पेस क्यों नहीं दी जा रही, और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करने जा रही है। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए बड़े बड़े नाम ज़ेर गौर थे, अचानक और अब आपके नाम पे निकला, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। बस नाम तो वाकई बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन शायद मेरा ख्याल है अंदर वो नाम नहीं थे। और मैं तो इस पे अब ज़्यादा क्या कहूँ, बस अल्लाह की तरफ से है कि उस मालिक ने मेहरबानी की और रसूल खुदा और औलाद रसूल की मेहरबानी से मेरा नाम आ गया। अल्लाह ने ये इज़्ज़त मुझे देनी खुद थी। भी ख्वाहिश का इजहार किया, कोई लॉबिंग नॉर्मली करनी पड़ती है? नहीं, मैंने तो कभी कोई ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया। ख्वाहिश का इज़हार ज़ाहिर है, इज़्ज़त की ख्वाहिश हर बंदे को होती है, मुझे भी उसके लिए ज़रूर ख्वाहिश थी और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। लेकिन ना कभी कोई लॉबिंग की, ना कभी कोई अपनी क़यादत को या किसी को ये कहा कि मुझे जो है ये गवर्नर का ओहदा दिया जाए, क्योंकि मेरी नेचर ही नहीं है कि मैं किसी बंदे को जाके ख़ुद अपने लिए कुछ मांग नहीं सकता, और मैं ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन बस अल्लाह देता है, मालिक। बिल्कुल ठीक। सर 5 माह आपको होने वाले हैं गवर्नर पंजाब को ओहदा संभाले हुए, बहुत एक्टिव आप दिखाई दिए। इस वक्त 2 गवर्नर हैं जो हर वक्त ख़बरों की जीनत भी बने रहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। दोनों ने सूबाई हुकूमतों को आड़े हाथों लिया हुआ है। वहाँ तो समझ आती है कि आपकी अपोजिशन पार्टी का वज़ीर आला है, पंजाब के अंदर आपने बड़ी पंजाब हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया है, वजह क्या है? नहीं, देखिए, मैंने तो कोई आड़े हाथों नहीं लिया। मैं तो सीधी साफ बात है, सबके सामने 2 ही बातें हैं। एक तो ये है कि अगर मेरे कलम से कुछ होना है तो वो तो मेरिट पे ही होगा, क्योंकि मेरा मुल्क अब मुतमिल नहीं हो सकता कि मैं पसंद नापसंद पे जो है वो सिग्नेचर करता रहूँ और चीज़ें चलती रहें। और दूसरी बात उसमें यह है कि चीफ मिनिस्टर साहबा का जो अख्तियार है वो मैं लेना नहीं चाहता और जो मेरा अख्तियार है वो मैं देना नहीं चाहता। बस 2 ही पॉइंट हैं। मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक आपके कुछ सख्त बयानात पहले भी आते रहे, लेकिन जो वाइस चांसलर्स की तैनातियों का मामला था, वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम ये दावा करती है कि बड़े शफाफ तरीके से उन्होंने सारा प्रोसेस मुकम्मल किया। कौन सी इरेगुलरिटीज़ या वायलेशंस ऐसी थी जो आपने पढ़ी और फिर आपने उसको उसके ऊपर आपने मंजूरी नहीं दी? वाइस चांसलर्स के हवाले से तो ये बहुत लंबी बात इस पर हो चुकी है। पिछले
10-15 दिन से सबसे बर्निंग इशू वाइस चांसलर्स का ही था। आपका स्टैंस बड़ा बोल्ड था। और उसमें ये है कि सामने जो है वो चीज़ें नज़र आ रही, सारी दुनिया ने उस पर उंगलियां उठाई, सारी दुनिया को उसको गिले शिकवे थे आपके मीडिया के हवाले से। और दूसरा मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं किसी वाइस चांसलर का नाम लेके और उसका बताऊं। सब लोगों को पता है ये वही चेहरे हैं जो पहले और यूनिवर्सिटीज़ में थे, अभी चेंज होके और में आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब या पंजाब हुकूमत किसी अहम शख्सियत ने इस मामले के ऊपर आपसे रब्ता किया कि जाने दीजिए, आगे चलते हैं मामले को लेकर? नहीं देखें तो ये तो हम आप कोलेशन पार्टनर है ना, वो सारी चीज़ें मीडिया पे तो नहीं की जा सकती। ठीक, कोलिशन पार्टनर की आपने बात की। पीपल्स पार्टी जब कोलिशन में आई तो आपके साथ कुछ पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पाया था। गवर्नरशिप तो मिल गई, लेकिन उसके बाद बाकी नुकात के ऊपर 2-3 मरतबा नाराज़गी का डिस्प्ले या शो किया पीपल्स पार्टी ने। फिर बजट के वक्त भी कायल कर लिया गया। जो बाकी चीज़ें तय हुई थी उसके ऊपर क्या पंजाब में अमल दरामद हुआ है? देखें पहले भी ना जब इस कोलेशन में हम शामिल हुए तो हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस शो कराई। और फिर जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट ऐसा था कि अगर हम नून लीग के साथ ना मिलते तो और ऑप्शन कोई नहीं था, हुकूमत किसी की बननी नहीं थी, क्योंकि पीटीआई तो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार आपने नहीं तो थी। दस्तक दी थी पीटीआई को। हाँ, प्रेसिडेंट साहब के हवाले से वो बात चली। तो अगर हम ये ना करते तो फिर इस सिस्टम ने नहीं चलना था, दोबारा इलेक्शन होने थे, इलेक्शन में फिर धांधली का शोर होना था, फिर मुल्क स्टेबल होना था। तो उस मजबूरी में फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को उस कोलेशन में शामिल होना पड़ा। लेकिन जो पिछला तजर्बा था वो इतना भयानक था कि उस जो चीज़ें तय हुई उनको रिटर्न में लिखा गया, और उस रिटर्न मुआहदा जो है वो एक किया गया। फिर चीज़ें आगे चली, फिर जब बजट आया उस रिटर्न मुआहदे पे तफाज़ात थे, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी। सरदार साहब, आप बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं, आपने लेग वर्क किया, तवील एक आपका सियासत का आपका एक तजर्बा है। क्या नून लीग को ये ख़तरा है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी दोबारा फौरी रिवाइव ना करे, या मुमकिन तौर के ऊपर क्या कंसर्न हो सकते हैं कि उस कमिटमेंट के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, नून लीग को भी ये सोचना चाहिए कि देखें 18 महीने की गवर्नमेंट बनी तो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल। अभी जो गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है तो गवर्नमेंट खड़ी है। बिल्कुल ऐसा है। और पीपल्स अपना नून लीग को जो है उस चीज़ को सोचना चाहिए और खुले दिल से पीपल्स पार्टी को कबूल करना चाहिए। और पंजाब में जो स्पेस है, हमारी स्पेस मौजूद है, हमारे लोग जो हैं वो हमारी, मैं बहुत जगह ये कह चुका हूँ कि जो नून लीग के साथ हमारा अलायंस होता है वो अलायंस मुल्क की मजबूरी में होता है, लेकिन उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होता है। इसी में उनके लिए बेहतरी, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान यूसुफ गिलानी साहब उनकी फैमिली ने विन किया। रिसेंटली बाई इलेक्शन के अंदर भी पीपल्स पार्टी ने विन किया, लेकिन मुल्तान डिवीज़न के अंदर यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उनके बेटे वहाँ से MNAs बने हैं, MP हैं, लेकिन उनकी चॉइस के मुताबिक ना SHO की ट्रांसफ़र हो सकती है, ना DPO, ना CPO, ना पटवारी, कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकती। तो सियासतदानों ने अल्टीमेटली अपने वोटर्स के मसाइल को लेके चलना होता है। क्या वजह है कि CM पंजाब ने इतना सख्त रवैया रखा हुआ है पावर शेयरिंग के हवाले से? देखिए, हमारा जो है ना, हमारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो इशू ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी जो तैनाती हो वो अच्छे लोगों की हो और मेरिट वाले लोगों की हो, और उनका वो जो एक बैकग्राउंड है, एक साबका जो उनकी कारकर्दगी है, उसको देख के फैसले किए जाएँ। और पीपल्स पार्टी क्योंकि कोलेशन पार्टनर है तो पीपल्स पार्टी की मुशावरत से किए जाएँ। क्योंकि आप देखें तो पीपल्स पार्टी का तो कभी कोई ग्रुप नहीं रहा। हमने तो ना जजेस में कभी ग्रुप बनाया पीपल्स पार्टी ने, ना ब्यूरोक्रेसी में हमने कभी ग्रुप बनाया। और हम तो मुल्क के लिए चलते हैं, खुले दिल से चलते हैं। और जो होता रहा पिछले सारे टाइम पे, अब उस पर बात करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। पंजाब के जो नून लीग के वुज़रा हैं वो हमसे मिलते हैं, वो भी गिला शिकवा करते हैं कि उनके भी कुछ वहाँ बस नहीं चलता। आपके पास भी आते होंगे डेफिनेटली, क्या वजह है? ये डिफरेंट पॉलिटिक्स हो रही है इसमें। देखिए, ये तो उनके तो फिर घर का मामला है, उस पर मैं अगर कोई तबसरा करूँगा तो किसी तरह मुनासिब नहीं है। वो अपनी लीडरशिप से, मैं तो अपनी लीडरशिप के हवाले से कोई तबसरा कर सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी में ये नहीं होता। पीपल्स पार्टी में तो सबकी सुनी जाती है, और हम लोग जो इतने अरसे से पीपल्स पार्टी में बैठे हैं इसी वजह से बैठे हैं कि हम लोग इज़्ज़त के लिए सियासत करना चाह रहे हैं।
और जो इज्जत के नून लिए लीग कहती है सियासत कि वहाँ करना पे चाह सूबे रहा है, में पीपल्स पार्टी से बढ़ के किसी जगह इज्जत है नहीं। सूबे में करप्शन का खात्मा, गवर्नेंस की बेहतरी और लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए हमने फेवरेटिज्म को रोका हुआ है। एक ये वाकई वजह हो सकती है कि किसी को इंटरवीन ना करने दें और एक दो लोग हैं वही सारे फैसले करके इम्प्लीमेंट करवाएं। देखिए बात ये है ना कि फेवरेटिज्म ये तो नहीं होता ना कि अगर जो आप लगाएं वो मेरिट है और दूसरा कोई लगाए वो फेवरेटिज्म है, ऐसे नहीं होता। लोग बड़े अभी जो है वो समझ बूझ रखते हैं और लोगों को पता है। आप मेरिट करते रहें, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं लोगों को पता है, उसमें कोई छुप नहीं सकता। अभी जजेस जो है वो बैठे होते हैं, लोगों को पहले पता होता है कि ये फैसला पीटीआई के हक में आएगा, ये इतने जजेस उसके साथ हैं। लोगों को पहले पता होता है कि ये इतने जजेस नून के साथ हैं, उसके हक में आएगा। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि फ़लाँ जो अपना सीपीओ लगा हुआ है या फ़लाँ जो आरपीओ लगा हुआ है उसको सपोर्ट किसकी है और किसकी वजह से लगा हुआ है। तो चीज़ें छुप तो नहीं सकती। मेरे मुंह से मैं मेरिट करता रहूँ, मेरा अमल मेरिट ना हो तो लोगों से नहीं छुप सकता। बिल्कुल ठीक है, अमली तौर पे इसको साबित करना ज़रूरी है। सर साहब, पाकिस्तान इस वक्त सियासी और आइनी क्राइसिस से गुजर रहा है और नून लीग की गवर्नमेंट है मरकज़ में, पंजाब में भी, लेकिन उस सारे क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो फ्रंट के ऊपर से लीड कर रहे हैं। जिस वक्त एक आइनी क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसके अंदर बढ़ चढ़ के बिलावल भुट्टो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप वाकई समझते हैं जो 26वीं आइनी तरमीम है वो पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी आइनी कानूनी मसाइल हैं उसका हल हो सकती है और पीपल्स पार्टी क्यों नून लीग से आगे बढ़कर अपना रोल प्ले कर रही है? देखें, उसमें एक तो जैसे मैंने पहले आपको कहा कि पीपल्स पार्टी तो मुल्क के लिए करती है और उसका नुकसान भी वोट्स की सूरत में हमें उठाना पड़ा। अगर पंजाब में आज हमारे हालात जो है वो ख़राब हुए 13 के बाद, तो उसकी यही वजूहत थी कि जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का मसला आया, हमारी पार्टी की आदत ने हर चीज़ को जो है वो कुर्बान करके मुल्क के लिए आप भी बिलीव करते हैं सियासत नहीं रियासत पहला? देखें, ये तो कोई भी मुहब्बे वतन है उसके लिए ये पहला होना चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो सियासत भी है, मुल्क है तो पीपल्स पार्टी है, मुल्क है तो नून लीग है, मुल्क है तो पीटीआई है। तो जो ऐनी तरमीम के हवाले से आपने कहा, पीपल्स पार्टी का एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो है वो बिलीफ है कि एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था। आइनी हवाले से उसमें बहुत सारी तरामीम थी, बहुत सारी चीज़ें थी। 18वीं तरमीम में वो आई और उसमें जो है 18वीं तरमीम में बड़ी अच्छी चीज़ें जो थी उनको 19वीं तरमीम में ख़राब किया गया और वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ लेके गए। उसी वजह से जो पिछले 3 जस्टिस साहबान के फ़ैसले हैं वो जग घसाई है, वो एक मजाक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है और जो एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है, अदालत और पार्लियामेंट और उसके साथ साथ जजेस में भी एक तकसीम है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी अपना क्या किरदार अदा करने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे सरदार सलीम हैदर खान साहब से। पीटीआई बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद करती है पीपल्स पार्टी पर भी, नून लीग पर भी 26 आइनी तरमीम के हवाले से। मौलाना साहब भी उनकी हमायत कर रहे हैं। आपको लगता है कि मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सीनियर क़यादत चल कर गई, अभी तक कायल नहीं हुए? अगर वो कायल नहीं भी हो पाते फिर भी हर सूरत, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आइनी तरमीम लाजमी होगी, हो जाएगी? देखें, बिलावल साहब ने अपना मसवदा उन्हें दिया, मौलाना साहब की पार्टी ने अपना मसवदा पीपल्स पार्टी को दिया। मौलाना साहब, मगर बिलावल साहब डायरेक्ट नहीं तो मौलाना साहब के थ्रू पीटीआई के साथ मौलाना साहब राब्ते में हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक में ये जो है आइनी तरमीम कोई ज़िद या कोई ऐसी नहीं है, वही होगी जो कंसेंसस होगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे लग रहा है कि पीटीआई पे बंदा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुकम्मल कंसेंसस से जो है वो हो जाएगा। आप होपफुल और हैं? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको जो है वो वोट करेंगी मेरे ख्याल के मुताबिक। राइट सर, अब तक क्योंकि उसमें कोई पसंद नापसंद नहीं है, मुल्क के लिए करना है और चीज़ों को ठीक करने का। और जो ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को आइनी अदालत में ले जाना चाहते हैं, ये तासुर दुरुस्त है कि वो उनको आगे देखिए, ये एलिवेट मेरे करें? से ऊपर की बात है। मैं तो पंजाब में बैठा हुआ हूँ और ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए। मैं इस पर कोई कह नहीं सकता, लेकिन एक मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी की एक जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद में, जैसे आपको मैंने कहा कि इस जुडिशल एक्टिविज़म के वजह से उसके बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं। अगर आप तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं कि इन अदालतों के फ़ैसलों की वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फ़ायदा उठाया, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सारी तारीख़ में किसी जगह बेनिफिशरी नहीं है।
पीपल्स पार्टी ने मावराए ऐन कभी कोई इकदाम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने मावराए ऐन कभी कोई अपना फ़ायदा नहीं उठाया और कोई बेनिफिशरी वो किसी फैसले की नहीं है। बिल्कुल ठीक सर साहब, मुख्तलिफ हलकों में ये बात ज़ेर गर्दिश है और ये हर गुजरते दिन के साथ इसको तकवीयत मिल रही है कि बिलावल भुट्टो का जो फ्रंट एंड से मुख्तलिफ मामलात को हैंडल करने के हवाले से रोल है वो इस वजह से है कि दिसंबर तक शहबाज शरीफ साहब इस ओहदे से रुखसत हो सकते हैं और बिलावल भुट्टो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं इसी पार्लियामेंट की, इसी असम्बली के रजीम में। किस हद तक सदाकत है या इम्कान है? पाकिस्तान में हो तो सारा कुछ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रूटीन मैटर है, हम प्रेडिक्शंस भी करते रहते हैं, मफरूज़े भी निकालते रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने किसी जगह नहीं है और लोग अगर ये सोच रहे हैं तो उस पर अब मैं फिर क्या तबसरा करूँ। लेकिन हम मौजूदा कोलेशन गवर्नमेंट में हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ड्राइविंग सीट पे मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है। हमने इस सिस्टम को चलाना है और इस सिस्टम को मुल्क के लिए चलाना है, क्योंकि सिस्टम चलेगा मुल्क बेहतर होगा। चाहे जो कुछ भी है, कुछ सही है गलत है, लेकिन रोज़ाना हम अगर सिस्टम को डीरेल करते रहेंगे तो हमारी हालत जो पिछले 2-3 साल से है वो कभी ठीक नहीं हो सकेगी। रियासत बचाने के लिए, मुआशरत को बेहतर बनाने के लिए बिलावल भुट्टो साहब को कहा जाता है कि आप वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालें, तो पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी? मफरूज़ा है ना, मफरूज़े पे मेरे से क्यों आप जो है वो तबसरा कराना चाहते हैं? अच्छा ठीक सर, हमारी हिस्ट्री ये रही है कि पाकिस्तान की 5 साल असम्बलियों ने तो अपनी मुद्दत पूरी करनी शुरू की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। अगेन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसमें लगता है शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? देखिए, करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए और जमहूरियत को चलना चाहिए। 5 साल की असम्बली है, उसको 5 साल चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म अगर चेंज होते रहते हैं तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। असम्बली के अंदर से और पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के अगर कोई डिसीजन करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो कनपट्टी पे पिस्टल रख के तब्दील कराए जाते रहे, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, तो वो ज़्यादती है। कि जैसे उस पर मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ कि इतनी अहम सीटों पे बैठ के अगर हम ये करें कि कानून और आइन जो है वो सारा हमारे मातहत है और जो हम अपनी ज़बान से करेंगे, आपने ख़ुद देखा 8 से 13 एक बड़ी लंबी साजिश के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया जाता था, समोसे पे 100 मोटो लिया गया और सिर्फ वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी डिलीवर ना कर सके और फिर अखीर पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सज़ा दी गई टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट और उन्हें घर भेज दिया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको जितना भी जो है वो इनकी मजम्मत की जाए वो कम है। पावर शेयरिंग में कहीं ये बात डिसाइड तो नहीं हुई थी कि 3 साल बाद बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? देखिए, हमारे पास जो मसौदा है उसमें तो किसी जगह नहीं है। बाकी अब लोग जो है इस पर बातें कर रहे हैं, मीडिया के लिए चलें, एक रौनक बनी हुई है, इस पर बातचीत हो रही है, तो इसको चलने दें, देखते हैं क्या अच्छा लगता है पीपल्स पार्टी को। चलिए, अच्छी बात है, ज़्यादा जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक कुछ भी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बानी PTI की सर जो सियासत थी और अडियाला जेल में बैठ के जिस किस्म की सियासत करते रहे, उसको किस निगाह से देखते हैं? मुल्क और हमारा डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम और जुडिशल का सिस्टम किस हद तक मुतासर हुआ है उनकी अग्रेसिव पॉलिटिक्स की वजह से? देखिए, अग्रेसिव पॉलिटिक्स करना तो उनका हक है, वो बेशक जितना मर्जी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस मुल्क बेचारे पे रहम करें। बड़े अफसोसनाक बात यह है कि 2.5-3 महीने हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे। हम कभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी अपने दोस्त ममालिक के पास जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल से, और हमें यह था कि पूरी दुनिया में हम अकेले रह गए हैं, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई इस मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं था। सियासत करें, आपस में जो मर्ज़ी है करें, लेकिन इस मुल्क के साथ जुल्म मत करें। शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें 9 ममालिक के सरबराह मुमलिकत प्राइम मिनिस्टर्स ने आना है, 9 ममालिक के, ये छोटी बात नहीं है। और इस मुल्क का उन्होंने जो है वो दौरा करना है, यहाँ आना है, दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज जाना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, चीज़ें सारी ठीक हैं। और इन्होंने रोज़ाना जिन दिनों में हमारे बाहर से सरबराह मुमलिकत ने और हाई लेवल डेलीगेशंस ने आना है, उन्हीं दिनों में इन्होंने जो है वो एहतजाज की कालें देना शुरू कर दी थी। तो मैं आपके वसातत से सिर्फ इमरान खान को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि और उनके लोगों को जो उनके फॉलोअर्स हैं कि इस चीज़ पे गौर करें कि इसमें नून लीग पीपल्स पार्टी किसी का मसला नहीं है, इसमें मुल्क का मसला है, बिल्कुल पाकिस्तान का मसला है। और अगर इस तरह की हरकतें वो करते ही रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपकी बात उनके दिल में उतर जाए और इस पे अमल कर लें। तो पता नहीं उतरेगी या नहीं उतरेगी या उनका वो उस पर क्या सोचेंगे, लेकिन कम से कम हमारा हक है कि हमसे बहुत अच्छी बात बात करें। जी।
एहतजाज करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट, मुल्क की इज़्ज़त का मसला है, वहाँ पे मेहरबानी करें, थोड़ी देर के लिए आराम करें। बहुत अच्छी बात है। कोई इम्कान है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी मरकज़ पंजाब में कबीना का हिस्सा बन जाए? फ़िलहाल तो ऐसा कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले भी जब हुआ था तो CEC ने हमारी डिसीजन किया था कि हमने कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना, उसी पे हम स्टैंड कर रहे हैं। अभी अगर किसी टाइम पे ये पोजीशन आती है हमें, फिर क्योंकि वो किसी के पास और तो अख्तियार है नहीं, CEC में जाना पड़ेगा, वो इजाज़त देंगे तो शामिल हो जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं होंगे। लेकिन फ़िलहाल तक किसी जगह ये बात कंसिडर नहीं की जा रही कि हमने कोई कैबिनेट का हिस्सा बनना है। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, बतौर गवर्नर पंजाब, जहाँ जो आपका मैंडेट है पंजाब की जामियात हों या जहाँ जहाँ आपका एनी मैंडेट है, क्या आपकी ख्वाहिश होगी कि उनमें आप जब तक आप हैं किस लेवल पर आप उनके अंदर आप बेहतरी इस्लाहात लाना चाहेंगे, और उसके साथ अपने हल्के के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या चाहेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसी बेहतरीन तब्दीली लाएँ जो आपके जाने के बाद भी वहाँ पर याद रखी जाए? देखिए, अपना जो हैं जामियात, उनका बड़ा मसला है, और यूनिवर्सिटीज़ की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उसमें बहुत सारे मसाइल हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और बाहर भी, और उनको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ को मैं कुछ हद तक भी ठीक करने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए खुशी की बात होगी। भले वज़ीर आला पंजाब नाराज़ हो जाए? उसके नहीं, देखे ना, जब मैं सीधा आदमी हूँ, मेरिट पे चलने वाला हूँ, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है कोई राज़ी हो कोई नाराज़ हो। मैंने तो अपने मुल्क के लिए करना है, वो मैं करूँगा चाहे जो भी हो जाए, और ये गारंटी दूंगा कि मेरी पसंद नापसंद ये नो गवर्नरशिप ले ली जाए वापस? ले ली जाए तो अल्लाह ने दी है, वो ले लेगा, तो कौन सा मेरा जोर है। बहुत सारों से ले ली गई, बहुत सारों को नहीं मिली, मुझे मिल गई, तो उसका कोई इशू नहीं है। मैं जो है वो गवर्नर जहाँ से बन के आया हूँ, इससे उन्होंने ही बनाना है, उन्होंने ही लेना है, वो कोई नहीं, वो मेरे नसीब की बात है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और ज़िले के हवाले से ये है कि मैंने लाहौर में भी ये बात की कि सिर्फ लाहौर जो है वो पंजाब नहीं है, अटक भी पंजाब है, जेलम भी पंजाब है, चकवाल भी पंजाब है, राजमपुर भी पंजाब है, मुजफ्फरगढ़ भी पंजाब है, मुजफ्फरगढ़ भी मुल्तान भी पंजाब है, पंजाब। मुल्तान भी पंजाब है। अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल हम सिर्फ लाहौर में ही बनाएं और हम कहें पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब तरक्की कर गया, तो ये ठीक नहीं होगा। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान की गुफ्तगू आपने सुनी। एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ख़त्म करने के लिए तो अपना किरदार अदा करने का सिलसिला जारी रखेगी, लेकिन उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत भी अपना हक हर सूरत लेगी, और उसके साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर किसी भी किस्म की कोई अगर मुतवक्के या गैर मुतवक्के तौर के ऊपर तब्दीली हुई तो पीपल्स पार्टी हर लिहाज से आपको तैयार दिखाई देती है। कारी जामियात पंजाब की जो बेहतर बनाने के हवाले से, तो उस हवाले से भी गवर्नर पंजाब पुरज़्म है कि वहाँ पर सरकारी जामियात को बेहतर बनाने के हवाले से, और जो महरूम अज़ला हैं वहाँ पर सेहत और तलीम की सहूलियात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।